Assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuh guys. It is Nafisa Fraz here and you are watching the Psych exam series. If you are looking forward to take any psychological exam, then welcome. This is the right place for you. This is the next video of our ongoing series in which we are discussing the past papers of psychology. In this particular video, we are going to discuss the CSS Psychology paper number 2 of the year 2002. So as you guys can see here, we have 20 MCQs and we will discuss 10 of them in today's video. Okay, so without wasting further time, let's get to it. Our first question is, what are the problems associated with low birth weight? The options are susceptibility to infection. तो ऐसा बच्चा जिसका birth weight बहुत कम है, उसको इन्फेक्शंस के साथ फाइट करने में तो ज़ाहिर है इशू आएगा ही, ठीक है। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, तो बिल्कुल ये भी आंसर इसका ठीक है, क्योंकि जो बच्चा जिसका बर्थ वेट कम है उसके ऊपर ज़ाहिर फ़ैट उसकी बॉडी पे बहुत कम होगा। जब फ़ैट कम होगा तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रखने में बच्चे को मुश्किल पेश आएगी। इसके अलावा डिफ़िकल्टी विद ब्रीदिंग, सकिंग, स्वॉल्विंग एंड डाइजेशन, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन ये प्रॉब्लम हो सकती है उस बच्चे के अंदर, क्योंकि उसको मज़ीद वेट गेन करने में इश्यूज़ आ रहे होते हैं ऐसे बच्चे को जिसका बर्थ वेट कम होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी इसका ठीक हो सकता है। और यहाँ पे जो डी ऑप्शन है उसमें इन्होंने लिखा हुआ है नन ऑफ द ए, बी एंड सी। इसकी मुझे फिर समझ नहीं आई कि इसके आंसर में ऑल ऑफ द ए, बी एंड सी आना चाहिए था और यहाँ पे नन लिखा हुआ है। सो आप लोग इसको देख लीजिएगा, अगर तो वहाँ पे पेपर में आंसर इसी तरह आता है नन ऑफ ए, बी, सी, तो जो सबसे ज़्यादा रिलेट करता है, रेलिवेंट है, वो ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑल ए, बी एंड सी आ जाते हैं ऑप्शन में, तो आप फिर डी को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू पियाजे द मेजर एकम्प्लिशमेंट ऑफ सेंसोरी मोटर स्टेज इज। पियाजे के अकॉर्डिंग 4 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ठीक है। फर्स्ट ऑफ वन सेंसोरी मोटर स्टेज, सेकंड प्री ऑपरेशनल, थर्ड कंक्रीट ऑपरेशनल एंड द फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो वो पूछ रहे हैं कि सेंसोरी मोटर स्टेज में बच्चा कौन सी अचीवमेंट को एकम्प्लिश कर लेता है। ये है सेंसोरी मोटर स्टेज। इसमें बच्चे के अंदर क्या चीज़ आती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस से क्या मुराद है कि अगर आप बच्चे के सामने 2 साल के बच्चे के सामने कोई चीज़ छुपा देते हैं ना, किसी कपड़े वगैरह के नीचे रख देते हैं या उसके किसी चीज़ के पीछे रख देते हैं, तो वो बच्चा तलाश कर लेगा, क्योंकि उसको उस स्टेज में आके पता चल जाता है कि अगर कोई चीज़ छुपाई भी गई है तो इट डजंट मीन कि वो चीज़ गायब हो गई है, वो चीज़ स्टिल एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म एक ऑप्शन है इसके अंदर। ईगोसेंट्रिज्म कौन सी स्टेज में होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस हमने कर लिया। उसके बाद सेंट्रेशन आ जाता है। सेंट्रेशन कौन सी स्टेज का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज का, ठीक है। इस स्टेज में आके बच्चा जो सेलियंट एस्पेक्ट्स होते हैं सिचुएशन के, उन पे फोकस करना सीख जाता है, ठीक है। और उसको पता चल जाता है कि अगर वो कोई चीज़ देख रहा है, किसी भी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा सेलियंट एस्पेक्ट्स कौन से हैं, किन को उसने फोकस करना है और किन को उसने इग्नोर करना है, ठीक है। ये चीज़ें बच्चा कौन सी स्टेज में सीख जाता है, प्री ऑपरेशनल में। इससे पहले बच्चे के अंदर ये फोकस करने की एबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दैट इज़ अबाउट ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशंस चाइल्ड। कंक्रीट ऑपरेशन की स्टेज कौन सी स्टेज है, ये 7 to 11 वाली, ठीक है। इसमें बच्चे के अंदर क्या चीज़, कौन सा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, इसके अंदर बच्चे रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी बेसिकली क्या होती है, इसमें लाइक बच्चों को ये पता चल जाता है कि जो नंबर्स हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं और उसके बाद उनको उनकी वापस ओरिजिनल फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये स्टेज है 7 to 11, कीप इट इन योर माइंड। और उसके अलावा लाइक अगर मैं इसके एग्जांपल दूँ आपको, तो बच्चों को ये पता चल जाता है कि पानी है उसको आप बर्फ़ में चेंज कर सकते हैं और बर्फ़ को दोबारा पानी में भी पिघला सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसके अलावा अरिथमेटिक ऑपरेशन के ऊपर भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। हाउस हो के बच्चे को पता चल जाता है 2 जमा 3 5 होते हैं, तो 5 - 3 भी 2 ही होते हैं। लाइक आप जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं क्वेश्चन के, उसमें आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप आंसर को डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज व्हाट दे लर्न। उसके अलावा यहाँ पे बाकी ऑप्शंस को भी देख लें, इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज के डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। तो नहीं, जब बच्चा कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में पहुंच जाता है तो इस स्टेज में आके बच्चे के अंदर कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। और कंजर्वेशन का
कॉन्सेप्ट क्या होता है, यही जो ये बच्चा कर रहा है यहाँ पे कि उसने एक ग्लास बड़े वाला पकड़ा हुआ है, एक छोटा लेकिन वाइट ग्लास पकड़ा हुआ है। तो इसमें बच्चों को ये पता चल जाता है कि पानी चाहे छोटे ग्लास में है या चाहे बड़े ग्लास में है, वो उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी। दिस इज व्हाट द कंजर्वेशन इज। ओके, एंड एट द लास्ट, ये लास्ट ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को, वो कब एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टडीज शोज दैट एन अथॉरिटेरियन फैमिली टेंड टू प्रोड्यूस एडोलेसेंट्स हु इज। एक अथॉरिटेरियन फैमिली में बच्चों के अंदर क्या चीज़ डिवेलप होगी, तो बच्चे डिपेंडेंट होंगे अथॉरिटेरियन फैमिली में और ओबीडियंट होंगे। अब इसका मतलब क्या है, अथॉरिटेरियन का सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। तो अथॉरिटेरियन ये होते हैं, ये आप अगर इसको देख के कुछ अंदाज़ा लगा सकें, लाइक क्या होता है कि बच्चों से डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, बट लो रिस्पॉन्सिवनेस होती है। और उसके अलावा यहाँ पे जो मिस्टेक्स अगर कोई बच्चा कर देता है तो उसके बाद उस बच्चे को बहुत बुरे तरीके से उसको पनिश किया जाता है, हार्शली पनिश किया जाता है, लाइक यू कैन सी हियर। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द अथॉरिटेरियन फैमिली इज़। और उसके अलावा अथॉरिटेटिव फैमिलीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें फिर इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे। और दिस इज़ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइल्ड रेयरिंग मेथड्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में चाइल्ड रेयरिंग मेथड्स डिफर करते हैं फ्रॉम वन सोशल क्लास टू अनदर, या फिर वो दूसरे कंट्रीज से डिफर कर रहे होते हैं, और दे हैव चेंज वेरी लिटल ओवर द पास्ट 50 years, और द लास्ट वन इज आर नाउ प्रीटी मच द सेम फ्रॉम वन सोशल क्लास टू द नेक्स्ट। तो अगर आप इसको खुद भी ऑब्जर्व करें तो भी आपको ये एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही होगी कि जो एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, लाइक लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को देख लें, और जो हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं या जो बच्चे हैं, उन दोनों की रेटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा होता है। जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है उनमें, क्योंकि चलो रिसोर्सेज के भी एक फैक्टर आ जाता है, रिसोर्सेज कम होते हैं उनके पास, तो वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे होते अपने बच्चों को। लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें होती हैं, रिजेक्शन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में, और जो कोल्डनेस काफ़ी होती है बच्चों की तरफ, क्योंकि रिसोर्सेज कम है और बच्चे मोस्टली ज़्यादा होते हैं लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के, तो उसमें वो इस तरह से बच्चों को उनकी परवरिश नहीं कर पाते हैं। इसी तरह फिजिकल जो पनिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में देखी जाती है, लेकिन हाई में देखें तो आप वहाँ पे कॉर्पोरल पनिशमेंट का बिल्कुल कॉन्सेप्ट होते ही नहीं। तो इसी तरह आप इसका कंपेरिजन कर सकते हैं मिडिल सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ भी। वहाँ पे जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो थोड़ी डिफर कर रही होती हैं लो की निस्बत भी, लाइक वहाँ पे रिलीजन का आपको बहुत ज़्यादा एलिमेंट देखने को मिलेगा, और भी लाइक जो रेयरिंग प्रैक्टिसेस हैं दे डू डिफर। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में मजीद जानना चाह रहे हैं तो ये एक आर्टिकल है, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बाय खदीजा रोहानी। तो इसमें से कुछ मटेरियल आपको मिल जाएगा रिलेटेड टू सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस का जो डिफरेंस आ रहा होता है उनके दरमियान, उसके बारे में। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी द स्ट्रगल ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज। तो अगर आप इसके बारे में देखें यहाँ पे, दिस इज द एडोलेसेंस स्टेज। ठीक है, और इसमें कौन सा बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कौन से स्टेज पे, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बाकी इन्फेंट की स्टेज पे कौन से फैक्टर्स आ रहे होते हैं, उसमें कौन सी स्ट्रगल बच्चा कर रहा होता है, टोडलर स्टेज में क्या चीज़ें बच्चा एक्सपीरियंस करता है, प्री स्कूल स्टेज में कौन सी स्टेज आती है बच्चे पे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ओल्डर अडल्ट्स हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें से कोई ना कोई लाजमी पेपर में आ जाता है क्वेश्चन। ओके, Our next question is a major defining characteristic of personality disorder is that personality disorder की एक major characteristic में क्या चीज़ आ जाती है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको पर्सनैलिटी क्या होती है। ठीक है, वो क्या होती है, एंड्योरिंग बिहेवियरल एंड मेंटल ट्रेट, लाइक ऐसे आपके बिहेवियर्स और ऐसे आपके मेंटल ट्रेट्स जो बहुत एंड्योरिंग होते हैं, जो परमानेंट होते हैं। ठीक है, ज़्यादा वेरी नहीं करते हैं, तो वो होती है आपकी पर्सनैलिटी। उसके बाद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ये वो एक्सपीरियंसेस या बिहेवियर्स होते हैं जो कि सोसाइटी की नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशन से डिफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइक सोसाइटी ने सेट कर दिए हैं स्टैंडर्ड्स, ये स्टैंडर्ड्स हैं, इनके अकॉर्डिंग चलो। अगर आप डेविएंट बिहेवियर शो कर रहे हैं और वो बिहेवियर सोसाइटी को पसंद नहीं आते हैं, तो सोसाइटी आपको क्या लेबल कर देगी, कह देगी कि आपको डिसऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसऑर्डर्स की अब अगर आप यहाँ पे इसका ऑप्शन देखें तो आर जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, आर साइकोलॉजिकल मोर फ्रॉम सोसाइटी व्यू। ठीक है, ये सोसाइटी डिफाइन करी है ना, तो वो मोर फ्रॉम सोसाइटी व्यू देन फ्रॉम दैट ऑफ द पर्सनस हु हैव देम। ठीक है, उस बंदे को नहीं लग रहा होता कि मेरे अंदर
ये डिसऑर्डर है, लेकिन सोसाइटी ये कह रही होती है कि अगर आपके अंदर ये चीज़ है इट्स मीन दैट कि आपके अंदर डिसऑर्डर है। उसके अलावा आपको मेजर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का पता होना चाहिए कौन कौन सी हैं। DSM-5 के अकॉर्डिंग क्लस्टर A, B, C 3 कैटेगरीज के अंदर इनको डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज़ क्लस्टर A, इसमें पैरानॉइड, स्किज़ॉइड एंड स्किज़ोटिपल। उसके बाद क्लस्टर B है, उसमें हिस्ट्रॉनिक, नार्सिसिस्ट एंड बॉर्डरलाइन एंटी सोशल 4 डिसऑर्डर सेकंड में आ जाते हैं, एंड थर्ड में अवॉइडेंट, डिपेंडेंट एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव। इसमें अगर आप देखें तो हर कैटेगरी के अंदर जो उसकी सेलिएंट फीचर्स हैं उनके नाम भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो दे विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू गाइस, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास 10 डिसऑर्डर्स बन जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द बिहेवियरल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिप्रेशन रिलेट इट टू लर्नड हेल्पलेसनेस, द मोस्ट ऑब्वियस सिम्टम ऑफ दिस कंडीशन इज। पूछ यहाँ पे ये रहे हैं कि जो बिहेवियरल इंटरप्रिटेशन है, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है, वो डिप्रेशन को किस तरह से डिफाइन करता है। तो वो ये कहता है कि डिप्रेशन आपके मॉल अडेप्टिव बिहेवियर्स की वजह से होते हैं, ठीक है। रैंडम मैल अडेप्टिव जो बिहेवियर्स हैं आपके, वो डिप्रेशन को कॉज करते हैं। यहाँ पे मज़ीद अगर आप इसके बारे में देखना चाहें कि कैसे ये एक्सप्लेन करती है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, तो ये सोशल स्किल्स की बात करती है सबसे पहले कि अगर आप के अंदर डेफिसिट है सोशल स्किल्स के अंदर तो इट्स क्वाइट अ चांस कि आपको डिप्रेशन हो सकता है। उसके अलावा रीइंफोर्समेंट कंटिजेंसीज की वजह से होता है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप कोई अच्छा बिहेवियर परफॉर्म करते हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं सोसाइटी आपको रिवॉर्ड करेगी, लेकिन जब आपके अच्छे बिहेवियर के बावजूद सोसाइटी आपको रीइंफोर्स नहीं करती है तो आप एक लैक ऑफ कंट्रोल फील करते हैं। आपको लगता है कि आप जो बिहेवियर है, आपकी जो सिचुएशन है उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, आप हेल्पलेसनेस को लर्न कर लेंगे, ठीक है। दिस इज़ वर्ड लर्न हेल्पलेसनेस इज, ठीक है। कि आपको लग रहा है कि मैं जो मर्ज़ी कर लूँ मुझे तो रिवॉर्ड मिल ही नहीं रहा, तो एज अ रिज़ल्ट लर्न हेल्पलेसनेस आ जाएगी और उसके बाद क्या होगा, आप डिप्रेशन की स्टेट में चले जाएंगे। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है डिप्रेशन को एक्सप्लेन करने का। बिहेवियर थेरेपिस्ट बिलीव दैट इंसाइट इज़, तो बिहेवियर थेरेपिस्ट के अकॉर्डिंग जो इंसाइट है वो ज़रूरी नहीं होती है बिहेवियर चेंज के लिए, ठीक है। वाई सो, अगर आप लोग देखें इंसाइट बेसिकली होती क्या है, तो इंसाइट आपकी कॉज एंड इफेक्ट को चेकआउट करने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी इंसाइट थेरेपिस्ट के पास जाएंगे ना, तो आपकी हिस्ट्री लेगा, पूछेगा अच्छा क्या हुआ था पुराने वक्तों में जब छोटे थे आप, और लाइक वो ना आपके बिहेवियर की वो कॉजेज़ को तलाश करवाने की कोशिश करेगा आपसे। लेकिन जब आप बिहेवियरिस्ट के पास जाएंगे, थेरेपिस्ट के पास, तो वो सिर्फ ये कहते हैं, वो कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है जो इनसाइट की, अगर आप जस्ट बिहेवियर पे फोकस कर लेना, अपने करंट बिहेवियर्स पे, अडेप्टिव बिहेवियर्स पे, तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो भी आप बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सजेस्टेड कॉज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर फ्रॉम कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। अब कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की बात की जा रही है यहाँ पे। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव बेसिकली कहता ये है कि इट इज़ द वे यू थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम रादर देन द प्रॉब्लम इटसेल्फ दैट कॉज द मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो अगर आपने इसको क्योर करना है, तो अगर आप अपने तरीके को दुरुस्त कर लेते हैं प्रॉब्लम्स थिंक करने के लिए या प्रॉब्लम्स को सोचने के लिए, तो एज अ रिजल्ट आपका जो मेंटल डिसऑर्डर है आप उसको ओवरकम कर लेंगे। तो इसके अगर आप बेसिक पर्सपेक्टिव्स देखें तो वो कौन कौन से हैं। कॉग्निटिव थेरेपी, REBT। कॉग्निटिव थेरेपी में सोक्रेटिक मेथड यूज़ किया जाता है क्वेश्चनिंग का, और REBT में क्या किया जा रहा होता है, डिस्प्यूटेशन को यूज़ किया जा रहा होता है, ठीक है। अल्बर्ट एलिस ने REBT को दिया था और एरन बेक ने कॉग्निटिव थेरेपी को इंट्रोड्यूस करवाया था। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पेपर के पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। If you guys have any query or difficulty with any particular topic of psychology, feel free to ask me in the comment section below. I will make sure to resolve it in my upcoming videos inshallah. अगर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।